हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13th टू 15th मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना भी कोई भी पार्ट स्किप किए इस पूरे सेशन को आप लास्ट तक देखें। आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड 25th ऑफ मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। हाल ही में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने 25th मई को ऐसा कहा है कि 25th मई को अब से प्रत्येक साल वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर डे का डिक्लेरेशन, एक पर्टिकुलर दिवस का डिक्लेरेशन हाल ही में किया है। किसने? यूनाइटेड नेशन ने किया है। 25th ऑफ मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि जब भी फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। और इसी उपलक्ष्य में कब सेलिब्रेट किया? तो 25 मई को सेलिब्रेट किया गया। इसी उपलक्ष्य में ये पर्टिकुलर दिवस अब मनाया जाने वाला है एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में प्रोक्लेम किया है कि 25 मई को अब से वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है। ठीक है, थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। यूनाइट संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने 25 मई को इसलिए चुना क्योंकि यह दिन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान खेला गया था। तो आप सभी को ये वाली बात भी पता चल गई कि पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट कब खेला गया था? तो 1924 में खेला गया। किस तारीख को? तो 25 मई को। और अब जब 25 मई आएगा, तो 25 मई 2024 को इसकी 100वीं वर्षगांठ कंप्लीट हो जाएगी। इसी उपलक्ष्य में इसे प्रोक्लेम किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि वो 25 मई का ही दिन क्यों लिया गया। ठीक है? तो क्योंकि पहला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कब हुआ था? तो 25 मई 1924 को हुआ था। इस वजह से ये पर्टिकुलर दिवस वर्ल्ड फुटबॉल डे के नाम से अब जाना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो बात करते हैं फुटबॉल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है फीफा। आपने नाम बहुत बार सुना होगा फीफा का। अगर बात करें फीफा के बारे में, तो फीफा का फाउंडेशन कब किया गया? तो फीफा का फाउंडेशन 21 मई 1904 में किया गया। कहाँ? पेरिस में। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी करंट प्रेसिडेंट है गियानी इन्फैंटिनो। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, नासा ने हाल ही में अनाउंस किया है टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे सिस्टम फ्लोएड ऑन द मून। वॉव! कितनी जबरदस्त न्यूज़ है कि नासा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होगा कि अब नासा ने ये अनाउंस किया है, यानी घोषणा की है कि वो बनाने जाने वाला है पहला रेलवे सिस्टम ऑन द मून। भाई, चंद्रमा पर, मून पर हम पहला कोई रेलवे सिस्टम बनाया जा रहेगा, रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा। और उस रेलवे सिस्टम का नाम क्या है? तो उस रेलवे सिस्टम का नाम है फ्लोएट। नाम याद रखना है, फ्लोएट। किसने बनाया है भाई? ये भी ध्यान रखना है। तो किसने बनाया है? नासा ने बनाया है। ठीक है? तो फ्लोएट का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया, और किसने बनाया है? तो नासा ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है? ये एक रेलवे सिस्टम है। या फिर प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है ना कि फ्लोएट क्या है? इनमें से आपको बताना है, तो आप सभी को ध्यान होगा। अब तो पता चल ही गया फ्लोएट क्या है। एक रेलवे सिस्टम है। तो पहला रेलवे सिस्टम मून का कौन-सा है? फ्लोएट। ये आपको इमेज यहाँ पर दिखेगी, ये बिल्कुल इसकी सैटेलाइटल इमेज है, तैयार किया गया है इस तरह से रोड मैप। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे फ्लोएट, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक, एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी पेलोड्स जो उतारे जाते हैं, कहां पर? स्पेसिफिकली मून पर। आप देखते हैं कई बार उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। उन्हीं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक पर्टिकुलर रेलवे सिस्टम वहां पर नासा बनाने वाला है। ठीक है?
कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के इंजीनियरों द्वारा विकसित फ्लोएट हाई स्पीड रेल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली चुंबकीय उत्तोलन तकनीक के समान उपयोग करता है। अगर बात करें इसके बारे में, तो फ्लोएट परिवहन प्रणाली को लगभग 1.61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है, जिसमें नासा के भविष्य के चंद्र बेस से प्रतिदिन 100 टन तक सामग्री जाने की क्षमता है। इसके अलावा फ्लोएट मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में परिवहन सेवा के रूप में काम करेगा जहां अंतरिक्ष यात्री सक्रिय हैं, चंद्र मिट्टी और अन्य सामग्रियों को चंद्र सतह पर ले जाएंगे। तो फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है। आपको ध्यान रखना है फ्लोएट के बारे में। फ्लोएट के बारे में ध्यान रखना है, ये क्या है? एक रेलवे सिस्टम है। क्यों बनाया गया है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो स्पेसिफिकली जो पेलोड्स उतारे जाते हैं चंद्रमा पर, तो मून पर जो पेलोड्स जाते हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनेस्को इंक्लूडेड रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकन इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। हाल ही में यूनेस्को ने रामचरितमानस पंचतंत्र और तीसरी बुक जो आपको यहाँ पर दिख रही है, वो ये है कि सहृदयलोक लोकन नाम की ये जो तीनों पुस्तकें हैं, उन्हें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में दर्ज कर लिया है। तो ध्यान क्या रखना है हमें? हमें ध्यान रखना है ये इन तीनों बुक्स के बारे में, और पता होना चाहिए इनके कंपोज़र कौन है या इन्हें लिखा किसने है। तो रामचरितमानस के बारे में तो आप सभी को पता है, रामचरितमानस को कंपोज़ किया है यानी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसके अलावा पंचतंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा जी ने। और तीसरा नाम आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्योंकि आप इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये जो तीसरी पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो सहृदय लोकन कंपोज़ किया है आचार्य आनंद वर्धन ने, ठीक है? तो इनको मैं हाइलाइट करने की कोशिश करता हूँ, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा कई बार आपने पढ़ा होगा, रामचरितमानस तो आप सभी को पता होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन सहृदय लोकन किसने लिखी है? तो आचार्य आनंद वर्धन जी ने लिखी है। इसके अलावा अगर बात करें रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, उसके बारे में, तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये वाली बात आप सभी को पता होना चाहिए। जो कि किस लैंग्वेज में लिखी है उन्होंने? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। इसके अलावा ट्रेडिशनली ये कब लिखी गई? 7 से 4 सेंचुरी बीसीई में ये अ, अप्रॉक्सिमेटली ऐसा माना जाता है कि लिखी गई है। जबकि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, किस भाषा में? तो अवधी और हिंदी का यूज़ किया है उन्होंने। और कब लिखा है? तो 16th सेंचुरी सीई में, यानी अप्रॉक्सिमेटली 1574 से 1576 के बीच में। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में बिल्कुल आएगा, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को ध्यान रखना है वाल्मीकि जी हैं, जबकि रामचरितमानस को किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत बड़ा टाइम गैप है। आप समझिएगा, यहाँ पर बात हो रही है 7th टू 4th सेंचुरी बीसीई के बारे में, जबकि यहाँ पे 16th सेंचुरी सीई के बारे में, है ना? तो बहुत बड़ा टाइम गैप है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी सपोर्ट फॉर नॉर्थ सिक्किम रिमोट कम्युनिटीज़। हाल ही में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कहाँ पर? स्पेसिफिकली ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सिक्किम में लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, नदर्न सिक्किम में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। ध्यान रखना है, सिक्किम में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? क्या थी भाई इम्पोर्टेंस? तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने नागा और रंगरंग गाँवों में उत्तरी सिक्किम के दूर-दराज के समुदायों के लिए अटूट समर्थन प्रदर्शित किया। विनाशकारी हिमानी झील विस्फोट बाढ़ के बाद कोर ने आवश्यक राहत सामग्री विस्तृत की। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया? राहत सामग्री विकसित की है नॉर्थ सिक्किम में, है ना? क्यों आया? क्योंकि हिमानी झील विस्फोट वहां पर हुआ था। इसके अतिरिक्त एक चिकित्सा शिविर ने 150 से अधिक रोगियों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की। तो ऑपरेशन सद्भावना एक त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर चलाया गया? तो नॉर्दर्न सिक्किम में, या आप ऐसा कहें सिक्किम में चलाया गया ये ऑपरेशन है। ठीक है? बात करते हैं अगली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल वे में आपको ध्यान रखना है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है ये, जिसमें हम ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों को डिस्कस करेंगे, इस वजह से हम इसे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कहते हैं। हाल ही में भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए ईरान के साथ एक डील की है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है कि आने वाले
अपकमिंग 6 मंथ में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। हुआ क्या? और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल फॉर्मेट में। आप ऐसा कहें किसी स्टेट पीसेस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लें। है क्या ये न्यूज़? ये न्यूज़ है चाहबार पोर्ट से रिलेटेड, चाहबार पोर्ट जो कि आपको यहाँ पर ईरान में देखने को मिलेगा। जिनको भी देखने को नहीं समझ में आ रहा है, उनको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चाहबार नाम का पोर्ट। ये चाहबार पोर्ट कहाँ है? तो ईरान में है। भारत आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो ये आपका प्यारा भारत दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे। अब चाबहार पोर्ट के साथ डील किसने की है? ईरान ने की है। इंडिया और ईरान की डील हुई है लगभग कितनी? तो 120 मिलियन की, $120 मिलियन की ये डील हुई है। इस डील के माध्यम से होगा क्या? इस डील के माध्यम से जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेड रिलेशन को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली इंडिया ने ऐसा लॉन्च किया है। मैं कुछ हाइलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक बहुत बड़ी लंबी रूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्पेसिफिकली कहाँ से होकर जा रही है? अगर बात करें आप तो जो कि चाबहार पोर्ट से होते हुए जा रही है, ठीक है? मैं इसे थोड़ा-सा और ज़ूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आप देखिए, ये इंडिया का एक पोर्ट है, चाहे आप मुंबई पोर्ट ले लीजिए और चाहे गुजरात का पोर्ट ले लीजिए। स्पेसिफिकली यहाँ पर मुंबई का पोर्ट लिया गया है इस रूट में। तो इस रूट से भारत क्या करेगा, ईरान और स्पेसिफिकली यहाँ पर जितने भी नेशंस हैं, चाहे वो रशिया की बात करें, चाहे यहाँ पर आप अफ़गानिस्तान की बात करें, चाहे तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन सभी स्पेसिफिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ क्या करेगा, वो ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करेगा। सर, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या रीज़न है इसका? इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि इंडिया और ईरान ने ये जो पर्टिकुलर डील साइन की है, वो 10 साल के लिए साइन की है। यानी इस पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट को ऑपरेट कौन करने वाला है? अब इंडिया 10 साल के लिए ऑपरेट करने वाला है, या पूरी तरह से आप कह सकें कि 10 साल के लिए वो जो पर्टिकुलर पोर्ट है, वो भारत ऑपरेट करेगा। कौन-कौन सी 2 स्पेसिफिकली कंपनीज़ हैं, उनके बारे में बात करें तो भारत की एक कंपनी है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, और ईरान की जो है पोर्ट कंपनी है वो है पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के द्वारा ये पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया है। कितने साल के लिए भाई? 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद ये पर्टिकुलरली रिन्यूएबल होता जाएगा अगले 10 सालों के लिए। अब ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ईरान के बारे में। ईरान के बारे में आपने देखा कि ईरान से ये जो पर्टिकुलर रूट आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसी के बगल में आपको एक और पोर्ट देखने को मिल रहा है, ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आप इमेज में देखें, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका अफ़गानिस्तान, ये है आपका ईरान और ये है आपका इंडिया। बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो चाबहार पोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ईरान के पास है, और जो ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में है। और इन दोनों पोर्ट्स के बीच में क्या ज़्यादा डिस्टेंस है? बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये कि इस पर्टिकुलर मैप में आप ध्यान रखें कि भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान उन्हें क्या करे, एक लैंड दे दे, मतलब वहाँ से एक रोड निकालने का एग्रीमेंट कर दे या रेलवे एग्रीमेंट कर दे, जिसकी वजह से जो भारत का जो ट्रेड रिलेशन है, वो अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट हो सके, या फिर आप ऐसा कहें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में वो भी आसानी से पहुँच सके। लेकिन पाकिस्तान साहब जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, आप सभी को पता है। उन्होंने ये डील ठुकरा दी भारत की। जैसे ही ये डील ठुकराई, वैसे ही भारत ने क्या सोचा कि हमें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना है, हमें अपने रिलेशंस मेंटेन करने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो हमारा देश है वो लगातार विकसित हो सके। तो उन्हें क्या कर चाहिए था? उन्हें ट्रेड चाहिए था। तो भारत ने क्या किया? भारत ने ईरान के इस पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट के साथ एक डील साइन कर ली, और ईरान के साथ डील साइन करते ही ये चाबहार पोर्ट 10 सालों के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने में। कैसे? भाई, इससे जो पाकिस्तान बीच में बिचौलिया टाइप बना हुआ था, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। यानी खत्म कहने का मतलब क्या है भाई? खत्म कहने का मतलब है कि अब भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रूट जाने वाला था पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से ना जाकर वो ईरान से होकर जाएगा। और जैसे ही हम बोलते हैं कि ईरान से होकर जाएगा, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस इमेज में आपको ध्यान रखना है, देखना है। इस इमेज से आप देख पाएँगे कि यहाँ से चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से वो अफ़गानिस्तान में भी बहुत आसानी से एंटर करेगा। देखिए आप, यहाँ से वो ईरान, ईरान से ये अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर ऊपर, और इस तरीके से आप देख पाएँगे कि ये रशिया तक बिल्कुल एंटर कर सकता है, अपने ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन कर सकता है, अपनी ट्रेडिंग को जारी कर सकता है बहुत ही आसानी से और सुगमता से।
ठीक है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान को वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है भारत ने। ये जो अफ़गानिस्तान का रीज़न है, इसके साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है भारत के लिए भी, ठीक है? और भारत ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मेंटेन की हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब ये डील साइन हुई, तो अमेरिका ने स्पेसिफिकली क्या किया, इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। क्यों ऑब्जेक्शन दिखाया? क्योंकि अमेरिका के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे बिल्कुल नहीं हैं। इस वजह से, क्योंकि अमेरिका के रिलेशन ईरान के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन दिखाया कि जो भी अ, कंट्री ईरान जैसी कंट्री के साथ स्पेसिफिकली कोई भी डील या ट्रेडिंग डील साइन करता है, उन पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, है ना? ऐसी कोई धमकी आप ऐसा समझिए इनडायरेक्टली उन्होंने जारी की है। एक न्यूज़ प्रेस रिपोर्ट्स के थ्रू जारी की, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क भारत को पड़ने नहीं वाला है और वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे डिप्लोमैटिक रिलेशंस के साथ ईरान के साथ वो डील साइन किया उन्होंने और वो जो पूरा ट्रेड रिलेशन है, वो अब बहुत ही आसानी से कर पाएँगे, चाहे अफ़गानिस्तान में हो। अब ज क्योंकि आप समझिए ना कि अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान की लोकेशन आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको लोकेशन दिखेगी। अफ़गानिस्तान पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। भारत को जब भी अफ़गानिस्तान जाना है, तो वो किस तरह से होकर जाए? क्या डायरेक्ट जा सकता है? डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि बीच में पाकिस्तान अड़ंगा लगाएगा, हर बार लगाता आया है। तो अब क्या है, अब उसे कुछ भी व्यापार करना है अगर अफ़गानिस्तान में, तो अब उसके पास एक खुद का मस्त पोर्ट है और उस पोर्ट के माध्यम से वो आसानी से अब चला जाएगा कहाँ? अफ़गानिस्तान एंटर करेगा बहुत आसानी से सेंट्रल एशियन रीजन्स पर भी क्या करेगा? आसानी से ट्रेड करेगा। अब हुआ क्या पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई? ये जो पर्टिकुलर रूट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर रूट दिख रहा है, मैं थोड़ा-सा इमेज पे हाइलाइट करता हूँ। आपको लगेगा ये बहुत रफ इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल रफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जियोपॉलिटिकल वे में आपको जानने के लिए। आप देखिए पाकिस्तान में ये जो पर्टिकुलर रूट आपको दिख रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर रूट है, ये सीपेक कहलाता है। कौन-सा रूट है भाई? सीपेक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहलाता है। यहाँ जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप देखिए चाइना से स्टार्ट होकर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान तक आ रहा है ना? इसके थ्रू ही वो क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू वो क्या करेगा, इन कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली यहाँ पर ज जो कंट्रीज़ हैं ओमान वगैरह और इस अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ से और वो चाहेगा तो इधर भी आसानी से क्या कर सकेगा, ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर सकेगा, जिससे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी क्योंकि जब चाइना पाकिस्तान से होकर जाएगा, तो पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा है और इस वजह से ये जो सीपेक वाला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया। लेकिन क्या ये बन गया है भाई वाला इश्यू? क्या रिज़ॉल्व हो गया? बिल्कुल नहीं। भाई बिल्कुल रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। आप आज भी देखिए अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है कि चाइना के सबसे ज़्यादा ट्रेड रिलेशन किसके साथ हुए हैं? भारत के साथ हुए हैं, भारत के साथ, है ना? सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भारत में हुई है। सबसे ज़्यादा व्यापार भारत के साथ किया है चाइना ने। तो आप देखिए पाकिस्तान का ये जो सीपेक वाला रूट है वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया है, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है। जबकि भारत ने अपना अल्टरनेटिव बहुत ही आसानी से यहाँ पर खोज लिया है। अब चाबहार पोर्ट भी डेवलप हो जाएगा और डेवलपमेंट के साथ-साथ भारत का जो रिलेशन है अन्य बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और अच्छा है ही और भी ट्रेडिंग के साथ अच्छा हो जाएगा, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा-सा ईरान के बारे में, ठीक है? तो चाहबार पोर्ट अच्छा मैं बात कर रहा था थोड़ा-सा मुझे याद आया, मैं बात कर रहा था अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका ने बिल्कुल सिंपल सा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि जो भारत का जो ट्रेड रिलेशन ऑलरेडी पाकिस्तान बीच में जो अड़ंगा लगाया हुआ था, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान वाला रीज़न। यहाँ पर जो अड़ंगा लगाया हुआ था उसे भारत ने बहुत ही आसानी से कांडला और मुंबई एयरपोर्ट से अब यहाँ पर शाहबार पोर्ट में भेजकर बहुत ही आसानी से वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार कर सकेगा और स्पेसिफिकली ईरान के साथ वो कर सकेगा क्योंकि ईरान एक बहुत ही आप ऐसा कहें मुस्लिम बहुल देश है और ये बहुत अमीर देशों में आता है ईरान। यहाँ पर आप सभी को पता है कि तेल के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर हैं, ऑयल के और यहाँ से ऑयल अब बहुत ही आसानी से ले सकेगा भारत भी और अन्य देशों तक भी ये पहुँच पाएगा। तो फिर भी उन्होंने क्योंकि ईरान और अमेरिका का रिलेशन अच्छा नहीं है, फिर भी भारत एक ऐसा अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन के थ्रू ईरान को भी समझा दिया और ईरान का एक पोर्ट अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन इन दोनों के बीच में तो अभी भी विवाद चल ही रहा है। तो फिलहाल थोड़ा-सा बात करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब कुछ-कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को ध्यान रखने हैं। ये पूरा डिलेमा मैंने आपका खत्म कर दिया। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बात करते हैं चाहबार के बारे में। चाहबार इज़ ईरान्स ओनली ओशनिक पोर्ट। ओशनिक पोर्ट एकमात्र ईरान का एक ओशनिक पोर्ट है चाहबार, जिसे भारत ने ले लिया है। देयर आर 2
मेन पोर्ट टर्मिनल इन चाहबार। चाहबार में 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स हैं, द शाहिद कलंतरी पोर्ट और शाहिद बेहेश्ती पोर्ट। ये दोनों पोर्ट आप सभी को ध्यान रखना है, नाम इनका पता होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर इमेज आपको दिख रही है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये चाबहार पोर्ट और फिर ये बंदर अब्बास पोर्ट, ये सभी ईरान के पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। फिलहाल इन सारे पोर्ट्स के नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान वाला और चाबहार पोर्ट याद रखना है ईरान वाला, ठीक है? ग्वादर पोर्ट की जब आप बात करते हैं और इनके बीच बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन दोनों पोर्ट्स के बीच में, लगभग-लगभग 70-80 किलोमीटर का जब लगभग गैप वहाँ पर देखने को मिलता है, डिस्टेंस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं थोड़ा-सा क्या है, कैसे है? इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले देशों को चेतावनी जारी की है और प्रतिबंधों के संभावित जोखिम को वो कहते हैं कि आप पोटेंशियल रिस्क लेने के लिए तैयार रहें अगर आप किसी भी तरह की बिज़नेस डील ईरान के साथ करते हैं तो। लेकिन इंडिया को खास फ़र्क पड़ नहीं रहा है। उन्होंने डील तो बहुत आसानी से से कर ली। भारत के लिए चाबहार का अत्यधिक रणनीतिक और आर्थिक महत्व था क्योंकि यह अफ़गानिस्तान तक पहुँचने के लिए एक मार्ग प्रदान करता था। कि वो जो पाकिस्तान साहब जी हैं, बीच में साहबजादे जो जो बैठे हैं, उन साहबजादे जी ने वो पर्टिकुलर रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई और अपने आप में आप खुद सोचिए कि आप ये पाकिस्तान आइसोलेट टाइप का नहीं हो गया क्या? बिल्कुल ये आइसोलेट हो जाएगा। अगर यहाँ से इंडिया से अगर मानिए, इंडिया से अगर अ, कोई भी रूट अगर जाता, चाहे वो रेल रूट जाता, चाहे वो रोडवेज़ जाती, उससे भा पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट बिल्कुल आसानी से हो सकता था क्योंकि आज के समय में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप सभी को ये वाली बात पता है और बाकी अन्य देशों को भी पता है। उन उसके बगल में चाइना भी अपने आप में बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी है। इन दोनों इकोनॉमीज़ के होते हुए पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है, ये आप अज़्यूम कर सकते हैं इससे आप कि उसके डिप्लोमैटिक रिलेशंस कितने खराब हैं। उसके डिप्लोमैटिक रिलेशन अगर बहुत अच्छे होते तो वो इन कंट्रीज के साथ इन जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करता। अब क्या होगा? अब ये है कि भारत का तो डेवलपमेंट भारत के लिए रास्ता तो बिल्कुल खुल गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा रास्ता बचा नहीं क्योंकि अभी भी सीपेक पूरी तरीके से बना नहीं है। तो इससे जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान का ही हुआ है, ठीक है? ईरान के साथ नया समझौता पाकिस्तान में कराची और ग्वादर बंदरगाह को दरकिनार करते हुए ईरान के माध्यम से ये दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक व्यापार का मार्ग खोलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, ठीक है? इनमें से हुआ क्या है तो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत से अफ़गानिस्तान तक कुल 2.5 मिलियन टन गेहूँ और 2000 टन दालें अभी तक भेजी जा चुकी हैं। 2021 में भारत ने टिड्डियों के हमलों से लड़ने के लिए ईरान को बंदरगाह के माध्यम से 40,000 लीटर पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक की आपूर्ति की थी। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके आपसी बीच का डिलेमा क्या हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें। चाबहार पोर्ट और इंस्टिक के बारे में बात करें अगर तो ये लिंक है चाबहार विद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर, एक सेकंड, इस इमेज में आपको ये दिखेगा। ये जो आपको कॉरिडोर दिख रहा है ये नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर है, ठीक है? ये देखिए आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक का ये कॉरिडोर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है? ये कॉरिडोर है आपका, ठीक है? चलिए, इंस्टिक के बारे में हमने जान लिया। 1 सेकंड। यस 72,000 किलोमीटर का लंबा मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग, जहाज, रेल और सड़क मार्ग का नेटवर्क है जिसे रूस, भारत और ईरान द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी परिकल्पना हिंद महासागर और फारस खाड़ी को कैस्पियन से जोड़ने के लिए की गई थी। ईरान से होते हुए समुद्र और रूस में पीटर्सबर्ग होते हुए उत्तरी यूरोप तक ये मार्ग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये कितने किलोमीटर का है पूरा? 7200 किलोमीटर का है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी बात में, किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसे रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेड इन इंडिया पवेलियन एट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ऑर्गेनाइज़ की गई। कहाँ पर? तो वो नीदरलैंड में आयोजित की गई। ध्यान रखना है रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित की गई 13 से 15 मई के बीच में। पहली बार भारत का खुद का अपना पवेलियन होने वाला है इसमें इस एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई? वो है रॉटरडम नीदरलैंड। पहली बार भारत का खुद का मेडन पवेलियन इसमें होने वाला है। अगर बात करें इसके बारे में तो इंडियाज़ पवेलियन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसके अलावा भारत ने जनवरी 2023 में रुपए के समग्र परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था 19,744 करोड़ में। तो प्रश्न पूछ लिया जाए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2023 में ये लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना है, ठीक है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? 2023 में लॉन्च किया गया। इन भारत ने 2030 के अंत तक 5 एमएमटी यानी कि मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी आप ऐसा समझिए, जो भारत है हमारा, इंडिया है, इंडिया है, वो क्या करने वाला है भाई? हाइड्रोजन, स्पेसिफिकली आप ऐसा कहें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कितना 2030 तक कितना करने वाला है? 5 मैट्रिक मिलियन टन करने वाला है। ठीक है? डेडिकेटेड पोर्टल फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल ही में इसका एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो मिशन को की जानकारी के लिए वन स्टॉप स्थान के रूप में काम करेगा। ठीक है? तो 2 चीज़ें इस स्लाइड से ध्यान रखना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया और 2030 तक 5 मैट्रिक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता दर्ज करने वाला है भारत। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? रॉटरडम, नीदरलैंड में आयोजित की गई। अब जानते हैं यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ईंधन को संदर्भित करता है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे उत्पन्न किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस की ये प्रक्रिया से ये उत्पन्न किया जाता है। कैसे भाई? तो पानी को विद्युत धारा का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। आपने ये वाली रिएक्शन तो पढ़ी होगी, ठीक है? ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी। इसी के माध्यम से क्या किया जाता है? हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है। जब इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली बिजली, पवन, सौर और जल विद्युत ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से आती है, तो उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसे आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, मुझे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में और लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पी श्याम निखिल ऑफ तमिलनाडु बिकम्स द इंडियाज़ 85th चेस ग्रैंड मास्टर। हाल ही में 85th इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम ध्यान रखना है, पी श्याम निखिल, श्याम निखिल। यहाँ पर आपको इनकी इमेज आपको देखने को मिलेगी, श्याम निखिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, श्याम निखिल, ठीक है? पी श्याम निखिल ये भारत के 85वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर बात करें 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो आर वैशाली जी थी। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर थे, 1988 में ये बने थे। देयर आर 3 फीमेल इंडियन ग्रैंड मास्टर, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 टोटल इंडियन ग्रैंड मास्टर्स हैं, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो 85th नंबर के कौन है भाई? श्याम निखिल जी साहब हैं। 84th नंबर की कौन है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, वैशाली जी, और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी। सारी बातें आपको पता चल गई। तो बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हू हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिल्ड द फर्स्ट रेलवे सिस्टम फ्लोएट ऑन द मून? आपके ऑप्शन है स्पेसएक्स, इसरो, नासा और जाक्सा। ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डाला है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को कहाँ बताना है? इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना है स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आप सभी को बताना है, वो ये है कि ग्वादर पोर्ट ग्वादर पोर्ट किस देश में है, किस कंट्री में है? इसके बारे में भी आप सभी को कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो आपको, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री हैं। बहुत ही आसानी से आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पर आपको डाउट है किसी भी बात को समझने में, या मैं किस तरीके से समझाऊँ, ये भी आप चाहें तो अगर कोई टिप्स अगर आपकी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। मतलब आप ऐसा कहें, कोई फीडबैक भी ज़रूर आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम पर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ से आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाएँगे। आपके आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भर-भर के आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट नहीं कुछ तारीफ़ लिखनी है, तो एट लीस्ट क्वेश्चन्स के आंसर्स आप ज़रूर दिया करिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।